ओवरनाइट दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से और एक मेटल फोकस से। चिराग, पहले मेटल फोकस की रिपोर्ट, जहां पर हमने जो इंपोर्ट्स का डेटा है काफ़ी अनइवन है। अगर हम गोल्ड की यहाँ पर बात करें, जैन में इंपोर्ट्स बढ़े थे पिछले साल के मुकाबले, फेब में गिरे, मार्च में फिर बढ़े, अप्रैल में गिरे, मई में बढ़े, जून में फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली एक बहुत ही अनइवन गोल्ड इंपोर्ट ट्रेजेक्ट्री नज़र आती है इस साल में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए मनीषा, एट दिस मोमेंट गोल्ड मार्केट में दो चीजें चल रही। एक तो है कि जो भी, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स आर टू सम एक्सटेंट रिएक्शन ऑफ डिमांड और डिमांड इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे देखा है कि बहुत ज्यादा भाव में उठापटक होते हुए देखी, तो उसका एक खामियाजा जरूर हमें गोल्ड इंपोर्ट्स में आते हुए दिखा है। दूसरा ये भी है कि रिफाइंड गोल्ड थोड़ा बहुत सप्रेस रहा है, यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट्स दूसरे सोर्सेज वहां से काफी हद तक आती हुई दिखाई दी थी, जो गवर्नमेंट ने अब करीबन सारी चीजें बंद कर दी है। तो अब हमारा मानना है कि शायद अगले 2-3 महीनों में आपको गोल्ड रेट थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देगा। हालांकि ये पिछले 1-2 महीने में भाव में भी उठापटक बहुत हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि कोई वेडिंग सीजन नहीं है, इम्पोर्टेंट डेज नहीं है, तो उसका भी एक इंपोर्ट पे मैं कहूंगा एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। चिराग, एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ, इस साल में कितना इंपोर्ट हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखिए, एक्चुअली अगर हम जून एंड तक अगर देखें तो जैन टू जून एंड अगर देखें, किस तरह का गोल्ड इंपोर्ट है फिलहाल? देखिए, जैन टू जून अगर हम इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट जरूर नीचे आते हुए दिखाई दिए, और वो कहीं ना कहीं प्राइस पे एक मैं कहूँगा एक इम्पैक्ट है। हालांकि नंबर इज नॉट वर्थ एक्चुअली लुकिंग एट, बिकॉज कंपेरेबल नंबर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम इस पूरे क्वार्टर में 2 क्वार्टर में देखें तो करीबन 30% का एक प्राइस मूव आते हुए दिखाई दिया है। तो ओवरऑल शायद 250 से 270 टन के जो इंपोर्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं, बट मैं कहूंगा कि वो एक कंपेरेबल नंबर नहीं है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वेल एब्सोल्युटली, हम वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे जो इन सम सेंस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से भी निकाला हुआ है, जहां पर माना जा रहा है कि सोने में अब तक 30% का रिटर्न आपको बनते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम दूसरी एसेट क्लासेस देखें, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, यहाँ पे 5 से 6% के गेंस हैं। अच्छे खासे गेंस फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में देखने को मिले हैं चिराग, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में रिपीट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ से किस तरह के मूव्स रह सकते हैं? देखिए, मेटल्स फोकस अभी भी मानता है कि शायद फंडामेंटल्स यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत सपोर्टिव है गोल्ड पे। हालांकि हेडविंड्स जरूर नियर टर्म में हेडविंड्स है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा बहुत जो ईज हुआ है। हालांकि हमारा मानना है कि शायद इकोनॉमी अभी भी ट्रम्प के जो टैरिफ है उसका पूरा इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी में नहीं देखने को मिला है, तो वो एक इम्पैक्ट जरूर सेकेंड हाफ में शायद देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी है, और फिस्कल डेफिसिट विद द बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प पास करना चाहते हैं, उसकी वजह से फिस्कल कंसर्न्स में, तो हमारा मानना है कि 3700 to 3800 के दाम हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। चिराग, जहाँ तक इंडियन कंजम्पशन की बात है, ऑफ कोर्स ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि वैल्यू वाइज बढ़त देखने को मिली है, वॉल्यूम वाइज यहाँ पर एक गिरावट रही है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा और फिर वो दिवाली तक, साल के अंत तक, फिर हम वेडिंग सीजन अक्टूबर नवंबर में शुरू होता हुआ देखेंगे। किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं? यूजुअली हम ये भी बात करते हैं कि 700 to 800 टन सोना इंपोर्ट होता है भारत में हर साल। इस साल के लिए हम किस नंबर से काम कर रहे हैं? देखिए मनीषा, एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शायद 2 सालों में देखने को मिली है गोल्ड में, वो है, एक है कि जैसे आपने कहा कि ब्राइडल डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा स्टिकी है। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो ब्राइडल डिमांड 50 to 55% इंडियन कंजम्पशन की ब्राइडल डिमांड है, वो बहुत ज्यादा स्टिकी है। हाँ, वहां पे थोड़ा बहुत शायद 5 to 10% लाइट वेटिंग जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद हमने सिर्फ इंडिया में नहीं पर बहुत सारे ट्रेडिशनल एशियन मार्केट्स में आते हुए दिखी है, कि शिफ्ट फ्रॉम डेली वेयर ज्वेलरी टू इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो कंसिस्टेंटली हमने पिछले
यानी 6 से 7 क्वार्टर में ये होते हुए देखिए कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड में बढ़ोतरी आई है। और इंडिया में जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड को एक जो सपोर्ट मिला है वो है कि गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए, उसकी वजह से फिर से फिजिकल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो शायद अभी भी इंपोर्ट्स 600 से 800 टन के बीच में रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चिराग, आपको जाने दें उससे पहले एक सेंस चांदी पे भी लेना चाहेंगे, एंड $38 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स, और उसके भी ऊपर एक्चुअली 39 के लेवल्स भी हमने बनते हुए देखे हैं। उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, क्या ये बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है? यहाँ पर प्राइस व्यू क्या है? चांदी में किस तरह के इंपोर्ट्स हैं? ETF बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है। ये तीनों ही चीज़ें कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप जानती है कि मेटल्स फोकस लगातार कहते आ रहा है कि चांदी अभी भी मैं कहूँगा रीजनेबल प्राइस है, और वो जो हमने पिछले 3 हफ्ते में चांदी में देखा है, वो बेसिकली एक कैचअप ट्रेड है चांदी का, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था काफी टाइम से। ट्रम्प टैरिफ्स ने थोड़ा बहुत जरूर चांदी को मदद किया हुआ है। तो हमारा अभी भी मानना है कि चांदी आपको $42 से $45, अगर आप 1 से 2 साल का व्यू लेके चले तो अभी भी चांदी में मैं कहूँगा अपसाइड है। चांदी के इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो करीबन 2600 टन के आसपास ये फर्स्ट हाफ में इंपोर्ट्स आए हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड हाफ है। बट लास्ट ईयर में एक चीज है कि लास्ट ईयर फरवरी में सेपा की वजह से आपको एक बहुत बड़ा नंबर जरूर देखने को मिला था। पर चांदी की हमारी जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली 5 to 7,000 टन के बीच में, और मैं कहूँगा ये बरकरार रहेगी। इनफैक्ट ऑन ग्राउंड हमारा रिपोर्ट ये कहता है कि पिछले 1-2 हफ्ते में जो चांदी में अपसाइड जो बुलिशनेस देखने को मिली है, उसकी वजह से डिमांड में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। इंडियन मार्केट्स में हमने इंपोर्ट्स में कुछ गिरावट जून के महीने में आते हुए देखी है। किस तरह से आप ये पूरा डायनामिक्स रीड कर रहे हैं? The markets have achieved a stability right now. All the uncertainties, थोड़ा geopolitical tension की वजह से थोड़ा बहुत तेजी के कारण बन रहा था. But now the market is in a stabilized area. Palm oil is back in the game because it is about $100 cheaper. Soya has rallied because of the global US biofuel mandate support by President Trump. And sun oil, of course, we are dealing with the old crop. The new crop will come only in October. As far as the Indian situation is concerned, primarily we see a big drop in April, May, June in terms of imports. But there is a different way of seeing it. If you see October to March, actually imports were plus about 6 lakh tons. But if you see Jan to June this year compared to previous year, there is a 9 lakh tons of reduction. So there are various reasons for it. One is definitely the price rally that has happened before the duty correction, before the duty went down. I think the prices were a little bit prohibitive. And then we had the government call on the by Honorable Prime Minister for reduction of edible oil consumption. Palm oil was very expensive, so people were trying to find out alternative oils. Destocking by the trade was very huge because of the fear of Nepal imports, zero duty imports. And also the market was inverted. So it was not in favor of building up stocks. What I mean is, you will find that every month aage ka tel was sasta than compared to what he could buy, compared relative to nearby. So there was no incentive for anybody to stock. So all these factors are there. Fear of duty cut was there. But now, if I look at the June numbers, which you mentioned, June at 14 lakh tons of imports is something like a rebound, which means that we are entering July, August, September, which are the peak festival months. So import demand will be good and prices are consolidated and stable. One redeeming feature which sticks out is that despite all other environment, for some reason of stock fear or a lower crop, the mustard prices have been leading the pack in terms of rally in India.
Of course, it is related to the government destocking. If they release stock aggressively, then the mustard prices can ease off. Otherwise, policy front and also the consumer front and the farmer front, global price, it's all consolidated and stable right now. ओके सुधाकर जी, आपने मेंशन किया किस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कम खाने का तेल खाने की हिदायत दी है। उसके बाद हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आते हुए देखी हैं। ऑफ कोर्स पिछले 2 दिनों में हमने कंज्यूमर सेंट्रिक तरीके से यहाँ पर काफ़ी बातचीत की है, कंपैरिजन्स भी किए हैं कि इंडिया का कंजम्पशन क्या है, बाकी देशों की कंजम्पशन क्या है और क्यों इंडिया में हम इतनी ओबेसिटी वगैरह आता हुआ देख रहे हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन इन सब के चलते, और हम मानते हैं कि ओवरनाइट यहाँ पर कोई ईटिंग पैटर्न्स में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर बार बार आप इसे हैमर करते रहें कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, शायद एक इम्पैक्ट पड़े। इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ ये सारी कॉन्वर्सेशन या डेवलपमेंट को कैसे देख रही है? कि थोड़ा सा देखिए, हमने देखा है कि there can be a quick reaction also from the consumers for all these campaigns. But I'm actually good that instead of Instagram, instead of WhatsApp University का जो dialogue है या miscommunication है फूड सेक्टर में, उससे तो अच्छा यही है कि गवर्नमेंट रिसर्च्ड डेटा एंड कम्युनिकेशन आ जाए, इवन फॉर नॉन ब्रांडेड, दैट दे आर टॉकिंग कि ऑयल और शुगर का डिक्लेरेशन होना चाहिए टुवर्ड्स हेल्दियर ऑप्शंस। इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी है टू कम आउट विद द राइट प्रोडक्ट्स। ओके, कंज्यूमर विल डिसाइड when this has to happen, this shift has to happen. This can have far-reaching impacts in the long run because उसके हिसाब से acreage भी shift हो जाएगा. Actually speaking, suppose you say too much sugar is bad, then it has to get converted to some other sector. So consumer is very, very important to decide what industry does in terms of its products and supply chain, and also the what is grown also. So these changes are good towards healthier because in India, as you know, as much as undernourishment is a problem that they say, but there is actually a 60 to 70 million population which is overweight, obese, and you also heard about thin fat Indian. I mean, they appear to be thin, but then you have inside the fats that are accumulating. I think the buzzword is fitness. India. Being fit and being healthy is I think the buzzword. सुधाकर जी, एक और चीज़ यहाँ पर है, क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी कल जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से खाने के तेल के प्राइसेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है, उसके चलते रिफाइनर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें 2 से 3% की गिरावट इस साल में बनते हुए नजर आ सकती है। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आप कैसे देखते हैं एक ओवरऑल ट्रैजेक्टरी? No, see, the edible oil industry is very competitive. If you see any global or Indian balance sheet, they operate at 3 to 4% margin at a pre-tax level. So I think the industry cannot digest too much profits. So it has to be competitive like a commodity. But I'm happy that with the recent duty changes, actually influx of refined oils has come down. Which was affecting the domestic industry in a very bad way. And also the impact of zero duty imports from Nepal still continues. That is still a problem to be resolved. But otherwise, I think industry will operate at optimal margins.